कंस्ट्रक्शन का काम किया, माइनिंग का काम किया। मदर मेरे प्रधान हैं, अभी पहले भी प्रधान थे। आपने भाजपा से टिकट लेने की कोशिश की, थोड़ी कांग्रेस के साथ भी बातचीत हुई। मैं क्योंकि मेरी विचारधारा, परिवार की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की रही है। आपका किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, बट फिर आप इंडिपेंडेंट गए। पार्टी ने नहीं उचित समझा होगा उस समय, लेकिन 2024 में फिर भाजपा ने आपको एक्सेप्ट किया। लेकिन सरकार के हालात जो देखे तो इनके साथ अगर रहते तो शायद जो आज बेड़ा गर्क पूरे प्रदेश का हो रखा है वो उसके भागीदारी हम लोग भी होते हैं। आशीष शर्मा के लिए ये पहले 3 साल का एक्सपीरियंस राजनीति में कैसा रहा? जो प्रभु ने इन 3 सालों में सिखाया है, पूरी उम्र भी लगा देते राजनीति में तब भी नहीं सीख पाते। सरकार ने कई तरह के कोई मुकदमे किए हैं परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर कई तरह के लांछन लगाए, कई तरह की छवि को खराब धूमिल करने के लिए प्रयास किया गया। हमीरपुर विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो हमीरपुर विधानसभा में 2022 में एक चमत्कार होता है। एक ऐसा चमत्कार जहां पे किसी ने सोचा भी नहीं कि कभी कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा और जीतेगा भी, और वो भी रिकॉर्ड मार्जिन से। जी हाँ, 2022 में हमीरपुर में आशीष शर्मा पहली बार एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, एक नया रिकॉर्ड स्थापित करते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ी सी सत्ता की हलचल होती है हिमाचल में, और 2024 में बाई इलेक्शन में वही आशीष शर्मा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। लेकिन ये जो रिकॉर्ड हुआ, ये कैसे हुआ, ये शुरुआत कैसे हुई, और हमीरपुर विधानसभा जहाँ के बारे में कोई ये सोच भी नहीं सकता था, वहाँ पे ये तहलका कैसे मचा, इस बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम जानेंगे और भी बहुत सारे राजनीतिक पहलू आशीष जी से। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आशीष शर्मा, हमीरपुर के विधायक। नमस्कार आशीष जी। थैंक यू, नमस्ते जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सर। आप हमारे साथ आज यहाँ पे चर्चा में आए, शामिल हुए। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि हमीरपुर के बारे में, जहाँ के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा और जीतेगा, और वो भी एक रिकॉर्ड मार्जिन से। तो ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, कैंडिडेट को जितवाना, हराना, ये सब जनता के आशीर्वाद से ही संभव होता है। और क्योंकि कोविड का समय था और हमें भी मौका मिला लोगों के बीच में जाने का, लोगों की सेवा करने का, और उसके बाद लोगों ने ही कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो उन्हीं के आशीर्वाद से चुनाव भी लड़ा। तब इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उस टाइम चुनाव लड़ा 22 में, और लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया, लोगों ने जितवा के भेजा। और कुछ चीज़ें ईश्वर तय करता है, तो ये भी कोई प्रभु की कृपा थी, जो लोगों ने जिम्मेदारी देनी थी उसका आशीर्वाद था। तो अभी बस डटे हुए हैं। बाय क्वालिफिकेशन आप एक इंजीनियर हैं, और एक इंजीनियर होने के नाते इंजीनियरिंग छोड़ करके उसके बजाय राजनीतिक तरफ किस तरीके से आना हुआ, और वो झुकाव कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, ऐसा है कि इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने अपना कारोबार किया, वहीं पे हमीरपुर में ही अपना काम किया, कंस्ट्रक्शन का काम किया, माइनिंग का काम किया। और उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियाँ वैसी बन गई कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मतलब हमारे हाथ में नहीं होती हैं, ये चीज़ें कोई पहले से तय की होती हैं उस हिसाब से। लेकिन ये है कि हम लोग तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं। मदर मेरे प्रधान हैं, अभी पहले भी प्रधान थे, सन 2000 से 2005 रहे। चाचा जी भी उप प्रधान रहे 3 बार। तो वो पारिवारिक स्थिति वैसी थी कि लोग छोटे छोटे काम के लिए आते थे, मदर के पास आते थे, घर में आते थे। तो एक वो माहौल शुरू से वैसा देखा कि बचपन से ही कि नहीं, लोगों की सेवा जो है वो बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं कि एक सत्कर्म है। एक पंचायत लेवल की जो राजनीति है या जो लोगों का मिलना जुलना है, वहाँ से वो एक थोड़ा सा आपके नेचर में हो जाता है, किस तरह से मिलना है। कोई घर आ रहा है, उसको कैसे आपने, क्या उसका सत्कार, और अगर कोई आ रहा है किसी उम्मीद के साथ काम के लिए, अगर आपके पास आ रहा है, कोई उम्मीद लेके आ रहा है, तो किस तरह से उसको, घर वाले भी कोशिश करते थे करने में। और उस समय हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम राजनीति में आएंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि मतलब आ गए, राजनीति में आ गए, और उसके बाद लगे हुए हैं, लगातार लगे हैं। बाकी हमीरपुर की जनता है जिन्होंने जितवाया है, और एक बार नहीं 2-2 बार आशीर्वाद दिए जनता ने। एक आपको लेके कंट्रोवर्सी भी रही जब आपने पहली बार चुनाव लड़े थे कि
आपने भाजपा से टिकट लेने की कोशिश की, फिर वहाँ से कुछ बात जो है क्लियर नहीं हुई, तो उसके बाद आपके थोड़ी कांग्रेस के साथ भी बातचीत हुई, वहाँ से भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई, फिर आप इंडिपेंडेंट गए। जी। तो मतलब एक तरह से हम कहें तो आपका किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, बट राजनीति में आना या फिर लोगों की सेवा करना, कुछ भी हम कह सकते हैं, वो एक मेन मकसद रहा। तो कैसे हुआ? देखिए ऐसा है कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी ऐसे युद्ध में खड़े होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कोई आप अकेले नहीं होते, आपके साथ पूरी टीम होती है, पूरे लोग जुड़े होते हैं जो आपके सपोर्टर्स होते हैं। बिल्कुल। और उस समय क्योंकि मेरी विचारधारा, परिवार की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की रही है, मैं खुद स्वयंसेवक रहा हूँ। सन 2002 में मैंने आईटीसी की थी जब 10th क्लास में था, और उस समय से लेके इसी विचारधारा के साथ जुड़े हैं। अब उस समय टिकट के लिए प्रयास किया लेकिन नहीं मिल पाया, पार्टी ने नहीं उचित समझा होगा उस समय, क्योंकि वहाँ पे सिटिंग विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के। और फिर मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो उस समय कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मेरे को प्रेशराइज़ किया उस समय कि नहीं, आप राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ें। और कुछ जो समर्थक थे उन्होंने भी कहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो साथ में जुड़े होते हैं वो भी डर जाते हैं कि कहीं हम चुनाव हार ना जाएं। तो लेकिन जो भी उस समय घटनाक्रम घटा वो प्रभु ने तय किया हुआ था, कांग्रेस में नहीं जाना था, तो फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और उसी पे लोगों ने मोहर भी लगाई। और अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं और यहीं पे रहेंगे, ताउम्र यहीं पे रहेंगे। उस टाइम पे 2022 में आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में स्ट्रगल कर रही थी, कहीं ना कहीं अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। तो क्या आपने उस पार्टी की तरफ क्या नहीं सोचा कि कहीं ना कहीं ये पार्टी अगर आती है तो क्या पता आम आदमी पार्टी के लिए एक सीट आप? आम आदमी पार्टी ने उस समय अप्रोच किया था, उनके नेताओं ने, लेकिन मैंने मना कर दिया था उनको। मैं कि नहीं, मैं नहीं जा सकता उनके साथ, उनकी विचारधारा से भी सहमति नहीं थी। और हिमाचल में जहाँ तक हमने अभी तक अपने जीवन में देखा है तो कांग्रेस बीजेपी ही देखा है। अभी कोई वैसे तीसरा दल कोई यहाँ पे उम्मीद लोग पसंद करते नहीं हैं, वो आप भी जानते हैं, सारा प्रदेश जानता है। तो अभी उसके बाद एक 2022 के बाद 2024 में एक अलग स्थिति बनी, जब कुछ नेता जो कांग्रेस से भाजपा में चले गए और फिर डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, तो उस टाइम पे आप भी भाजपा में शामिल हुए। जी। तो वही भाजपा जिसके साथ 2022 में आपका कुछ बन नहीं पाया था, कनेक्शन नहीं हो पाया था, कुछ इश्यूज आए थे, जिसके बाद आप इंडिपेंडेंट लड़े थे, लेकिन 2024 में फिर भाजपा ने आपको एक्सेप्ट किया। तो ये बदलाव के पीछे कुछ और कारण थे या फिर? नहीं, देखिए ऐसा है कि 2024 में जो घटनाक्रम घटा, अब जो परिस्थितियां थी, क्योंकि हम सरकार को सपोर्ट, हम 3 इंडिपेंडेंट थे, हमने समर्थन दिया था सरकार को। स्वाभाविक सी बात है, जिसकी गवर्नमेंट है, जो निर्दलीय उम्मीदवार होता है वो उसी के साथ चलता है। और हमारे तो जिले से मुख्यमंत्री थे, तो लोगों की भी यही चाहत थी कि हम सरकार को सपोर्ट करें, और मैंने किया भी। जो हमारे 2 साथ में सहयोगी थे, KL ठाकुर जी, होशियार सिंह जी, उन्होंने भी किया। लेकिन जो परिस्थितियाँ थी सरकार में, वो हम 1-1.5 साल से वो देख रहे थे, काम नहीं होंगे अगर जनता के। और हम लोग ऐसे नहीं हैं कि या तो स्पष्ट रूप से कह दें कि काम नहीं हो सकता है, अगर होना है तो वो फिर करवा के देना है। लेकिन सरकार के हालात जो देखे तो इनके साथ अगर रहते तो शायद जो आज बेड़ा गर्क पूरे प्रदेश का हो रखा है, वो उसके भागीदारी हम लोग भी होते। तो ये कोई कृपा थी भगवान की कि उस जाल से छूटना था हमने, और वहाँ से निकले, और आज राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हैं और काम कर रहे हैं जनता के लिए। चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, सारे लोग लगे हुए हैं कि पार्टी को मजबूत करना है और राष्ट्र को सर्वोपरि मान के राष्ट्र के लिए काम करना है, अपने प्रदेश के लिए काम करना है। हमीरपुर एक भाजपा का गढ़ माना जाता है, और आप इंडिपेंडेंट आए थे बीच में, लेकिन फिर आप भाजपा में चले गए। अब हमीरपुर की अगर हम बात करें तो हमीरपुर ने हमें मुख्यमंत्री दिए हैं धूमल जी जी, और वहीं से हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जी है, जो अभी 5वीं बार जो है सांसद हैं। भाजपा की जो भी रणनीति 2027 की रहेगी, उसमें कितना रोल हमीरपुर का रहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक डिसिप्लिन पार्टी है, अनुशासन है पार्टी में, और जो भी चीज़ें तय होती हैं वो केंद्र में जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो लोग तय करते हैं कि क्या होना है आगे, किस तरह से दिशा रहेगी, पार्टी को किस तरह से लेके जाना है, कौन नेतृत्व करेगा।
और रही बात हमीरपुर की, तो हमीरपुर में बीजेपी का गढ़ रहा। धूमल साहब 2 बार मुख्यमंत्री, हमारे सांसद अनुराग जी लोकप्रिय नेता हैं। और अभी जो स्थिति है, पहले तो हमीरपुर में एक भी सीट नहीं थी 22 में। 22 में तो 4 कांग्रेस थी, 1 इंडिपेंडेंट था। अभी इस समय 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और मुख्यमंत्री भी वहाँ से हैं। लेकिन जो हालात हैं, आने वाले समय में हमीरपुर की 5 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो भी दिशा निर्देश होंगे पार्टी के, उसके अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एक सवाल भाजपा को लेकर उठता कि भाजपा में आपस में थोड़ा सा एक टकराव चल रहा है, जिसमें कि अलग अलग संगठन जो है कुछ गुटों में बट गया है। देखिए, तो आप परिवार में कई चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी आपस में मतभेद कोई मैटर मायने नहीं रखते हैं। ये तो पार्टी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि पार्टी जो तय करती है वो सभी के लिए मान्य होता है। कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी थोड़ी ना है, पार्टी सभी की पार्टी है, सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की पार्टी है। तो इसमें तो जो डिसाइड करते हैं, जो शीर्ष नेतृत्व में जिस तरह से भी फैसले लिए जाते हैं, उसके ऊपर सभी मुहर लगाते हैं, सभी एकजुट होकर लड़ रहे हैं। अभी तो कोई गुटबाजी है नहीं। अभी तो हम लोग भी जहाँ पे, ये तो एक अलग सा माहौल, थोड़ा सा कोशिश करते हैं चर्चाएं ताकि गर्म रहें, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ सारे कार्यकर्ता, नेता सभी एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं और आने वाले समय में एकजुट होकर लड़ेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। और यहाँ पे निश्चित रूप से 60 से ऊपर सीटें जो हैं पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजनीति के पहले 3 साल जी, उथल पुथल भरे भी रहे, जी, ठीक है, अंदर भी रहे, बाहर भी रहे, फिर अंदर आए वापस। आशीष शर्मा के लिए ये पहले 3 साल का एक्सपीरियंस राजनीति में कैसा रहा? देखिए, मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि शायद जो प्रभु ने इन 3 सालों में सिखाया है वो पूरी उम्र भी लगा देते राजनीति में, तब भी नहीं सीख पाते। तो राजनीतिक कैरियर के शुरू में बड़ा कुछ सीखा। हालांकि हम किसी राजनीतिक परिवार से उस तरह से नहीं थे कि कोई हमारे मुख्यमंत्री, मंत्री, कोई परिवार में कोई एमपी हो। हम सामान्य परिवार से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं, लोगों के आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से पहुँचे हैं। तो लेकिन प्रभु का इतना आशीर्वाद रहा कि जो भी परिस्थितियाँ रही होंगी, बहुत हौसला दिया भगवान ने, जनता ने बड़ा साथ दिया है और उन परिस्थितियों से लड़ते हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, सरकार के साथ लड़ रहे हैं। सरकार ने कई तरह के कोई मुकदमे किए हैं परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, कई तरह के लांछन लगाए, कई तरह की छवि को खराब धूमिल करने के लिए प्रयास किया गया। लेकिन उन सब से, मतलब वो कहते हैं ना कि भगवान उतना शक्ति देता है कि वो झेल सकें, तो उसने वो शक्ति दी है कि जो भी परिस्थितियां रही, लेकिन बहुत कुछ सीखा है 3 वर्षों में। और आने वाले समय में हम लोग जो भी प्रयास होगा अपनी तरफ से जनता के लिए वो करेंगे। इन 3 सालों में 1.5 साल आपके एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एज ए इंडिपेंडेंट एमएलए विधानसभा में रहे और बाकी के 1.5 साल आपके भाजपा की तरफ से रहे। जी, कितना फ़र्क पड़ता है एक पार्टी का होने का और एक निर्दलीय होने का? देखिए, निर्दलीय का आप स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि ठीक है, आप 1 टर्म 2 टर्म लगा सकते हो, लेकिन अगर राजनीति में आपने सेवा करनी है लोगों की और अगर सरकारों के खिलाफ लड़ना है, जो चाहे विपक्ष की भूमिका निभानी है, चाहे अपने सरकार में रहना है, तो एक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं तो आपको घर चाहिए। अब बिना घर के इधर उधर तो आप कितना समय होंगे। एक तरफ अभी इस समय जो परिस्थिति है, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसी रचना रची उस ईश्वर ने कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का मौका मिला। और हो सकता था अगर इंडिपेंडेंट ही रहता तो अगली बार क्या जो हालात चले हुए हैं प्रदेश के, अगर इनके साथ जुड़े होते तो मुझे लगता कि अगली बार सभी साफ़ हो जाते। तो ये कोई भगवान ने कई चीज़ें, वो कहते हैं कि वो वक्त इसलिए दिखाता है कि उसने आगे आने वाला समय बहुत सुंदर और अच्छा देना है। तो शायद इसलिए ये चीज़ें घटित भी हुई हैं। और ठीक है, अभी पार्टी से जुड़े हैं, इंडिपेंडेंट विधायक था तब भी एक अलग एक्सपीरियंस था, और अभी जब पार्टी से जुड़े हैं तो एक अच्छा माहौल है पार्टी के बीच में। हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। राष्ट्रीय दल है क्या, किस तरह की उनके पूरा का पूरा वर्किंग है, ग्राउंड लेवल से लेके बूथ स्तर से लेके मंडल स्तर से लेके जिला तक, किस तरह से पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो सब सीखने को मिलता है। और एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वे में पार्टी चली हुई है। पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं सभी,
बूथ स्तर से लेके तो मजबूत कर रहे हैं पार्टी को, और एक अच्छा लगता है कि अपना परिवार और बढ़ रहा है। अपोजिशन से विधायक होने के नाते कितना आप इस समय हमीरपुर की जनता के लिए काम कर पा रहे हैं, और कितना आपके लिए आसान है या कितना मुश्किल है हमीरपुर के लिए काम करना? देखिए, अपोजिशन एक तो होता है विपक्ष, हमारे लिए ये घोर विपक्ष है कुछ लोगों के लिए, और मैं समझता हूँ कि प्रयास करते हैं हम लोग। विधायक निधि, क्षेत्र निधि, क्योंकि फंड्स बड़े थोड़े होते हैं, जब आप विपक्ष में हैं तो सरकार से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है बड़ा, और स्पेशली इस सरकार ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी पिछले कल भी मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा के अंदर कहा कि विधायक क्षेत्र निधि भी अभी तक थोड़ा सब्र करना पड़ेगा विधायकों को, 7-8 महीने हो गए हैं, पैसा आ नहीं रहा है, जो कि विधायकों की जो बजट में एलोकेटेड होता है बजट, वो भी नहीं आ रहा है। तो अब एक्चुअली ऐसा होता है जब जनता के बीच में जाते हैं, छोटे काम होते हैं, कोई महिला मंडल भवन बन रहा है, कोई कम्युनिटी हॉल बन रहा है, कोई किसी के रोड रास्ते हैं, डंगे हैं, 2 करोड़ 10 लाख के करीब वो पूरा साल का बजट होता है जो क्वार्टरली आपको मिलता रहता है, लेकिन वो सब बंद है। तो लेकिन जनता को भी ये बात पता है, स्वाभाविक रूप से हिमाचल पढ़ा लिखा प्रदेश है, और जब हम अपनी बात रखते हैं, क्योंकि फैक्ट के ऊपर रखते हैं कि जी पैसा आ नहीं रहा है, सरकार के हालात ठीक नहीं है, तो जनता समझती है इस बात को। और चुनौती भरा समय है प्रदेश के लिए, क्योंकि पूरी की पूरी हमारी जो व्यवस्था है वो ख़त्म हो चुकी है। पेंशनर्स सड़कों पे हैं, युवा वर्ग के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर पशु मित्र भरे, इन्होंने पीछे जैसे पशु मित्र कहा, रोगी मित्र, फिर वन मित्र, इस तरह की भर्तियां निकाली जा रही हैं जिनका बच्चों का भविष्य जो है ना आगे का है ना पीछे का है। अब जो 5500 में या 10,000 में भर्ती होगा उसको ठेकेदार के थ्रू ये लोग रखे जा रहे हैं। तो ये मेरे लिए क्या, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या, पूरे प्रदेश के लिए ये जो समय चला है बड़ा भयंकर समय जिसे कह सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम लोग हिमाचल जो है इन 3 वर्षों में लगभग 9-10 साल पीछे गया है। चुनौती की बात अगर हम कर रहे हैं, या केंद्र और राज्य में अगर हम बात करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो ये होता वो होता, लेकिन पिछले जो 5 साल थे उस समय भी तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार स्टेट में रही और केंद्र में भी रही। कितना डेवलपमेंट उस टाइम पे हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। देखिए 2 वर्ष तो उस समय कोविड में चले गए थे, 3 वर्ष का कार्यकाल मिला था करने को आदरणीय जयराम ठाकुर जी को, लेकिन जो जन कल्याण की योजना है वो सरकार लेके आई थी, वो सब तो सब चला हुआ था। पेंशनर्स को टाइम पे पेंशन मिल रही थी। अगर हिमकेयर कार्ड था गरीब व्यक्ति का, वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो कार्ड चल रहा था, उसका इलाज मुफ्त में हो रहा था। सहारा पेंशन जो कि बेड पे पड़े हुए अति जो घोर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनको 3,000 रुपये महीने का आ रहा था। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अगर युवाओं के लिए लाई, जिसमें सब्सिडी दी जाती थी, अगर वो लाई गई तो उसमें सब्सिडी मिल रही थी। लड़कों ने अपना भी काम शुरू किया, इंस्टीट्यूशन नए खुल रहे थे, कॉलेजेस खुल रहे थे, CSC PSC नए नए तरह के संस्थान खुल रहे थे। तो वहाँ पे अगर रोज़गार मिल रहा था तो बच्चों ने ही जाना था वहाँ पे। अगर कोई PN रखा जा रहा है, कोई क्लर्क रखा जा रहा है, कोई टीचर नए स्कूल्स में रखे जा रहे हैं, तो वो प्रदेश के बच्चों ने वहाँ पे नौकरी करनी थी। तो ये सब तो चला हुआ था ना। ऐसा तो नहीं था ना कि आते ही संस्थान आपने 1200 संस्थान बंद कर दिए। आपने अभी इस समय पिछले 1.5 वर्षों से सहारा पेंशन नहीं आ रही है, विधानसभा के अंदर झूठ बोला जा रहा है। इस तरह का माहौल तो पहले, इससे पहले कभी नहीं था। क्या 2027 में डबल इंजन के लिए हिमाचल में भाजपा किसी नेतृत्व को आगे करेगी, या फिर इस बार असमंजस की स्थिति है और केंद्र के नेतृत्व में ही? देखिए, हम बड़े जिसे कहते हैं, हम तो अभी पार्टी में आए हैं और हमारा उतना बड़ा दायरा नहीं है कि इस पे हम टिप्पणी कर सकें। जो पार्टी तय करेगी हमने उसके साथ चलना है। जो पार्टी डिसाइड करेगी, उन्होंने पहले घोषणा करनी है बाद में करनी है, ये हमारा मैटर नहीं है। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, और हम दिन रात डटे हुए हैं। जो भी दायित्व हमें दिया जाएगा उसका निर्वहन हम लोगों ने करना है। बाकी पार्टी जो डिसाइड करेगी वो मंजूर होगा। एक बात होती है युवा नेता की जी, तो आप इस समय हिमाचल में एक युवा नेता हैं और आप हिमाचल में बहुत लंबे समय तक राजनीति में चलने वाले नेता होंगे जी। तो ऐसे में हिमाचल के भविष्य के लिए आपके मन में क्या है, किस तरह का हिमाचल का भविष्य होना चाहिए और किस तरह से वो हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि
जो हिमाचल का हम देखते हैं जोग्राफिकली भी जो स्थितियां हैं, चाहे वो हमने देखा पीछे डिज़ास्टर्स पूरी स्टेट में बहुत आए। अब जैसे अगर धर्मशाला की बात करें, शिमला देखेंगे तो शिमला क्राउडेड हो गया है, ओवर क्राउडेड है। शिमला में 2-2, 3-3 घंटे भी जाम लगते हैं। आप टूटू से जाएंगे, आप विधानसभा तक पहुंचने में आपको 1.5 घंटा लग जा रहा है। पहली बात तो ये है कि जो भी लीडरशिप आए, एक तो जो जैसे जो स्वरोजगार है, लोगों को बच्चों को जो रोज़गार मिलना चाहिए, एक तो उस तरह से हमें स्टेट को आगे लेके जाना, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो जिस तरह की पहले जैसे स्कीम्स चलाई गई मुख्यमंत्री स्वावलंबन, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, चाहे अपना कारोबार करें। साथ ही जो टूरिज़्म का जिस तरह से पूरे देश में हमने देखा है, केरला को देखें या हम राजस्थान को देखें, जो कि रिच टूरिस्ट जिसे कहते हैं, जो बाहर का टूरिस्ट है, वो उन स्टेट्स में आता है, पैसा भी खर्चता है, रहता है, रुकता है, 8-10 दिन के लिए लगाता है। पूरा वो कल्चर जो है, जैसे अपर हिमाचल में देखेंगे हम, लाहौल है, किन्नौर है, चंबा है, बढ़िया कल्चर है वहाँ का। तो ये सब चीज़ें हमें एक बढ़िया लेवल पे एक्सपोज करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात ये है कि जब टूरिस्ट तब आएगा जब आप उसको फैसिलिटी भी देंगे। फैसिलिटी देंगे तो टूरिस्ट तब रुकेगा। आपको एयरपोर्ट भी चाहिए, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए। अगर बाहर से फ़्लाइट आती है, भाई आपको पता ही है, यहाँ से मेरे ख्याल से 3-4 फ़्लाइट्स छोटी, इंटरनेशनल के अभी तो नेशनल भी प्रॉपर नहीं है, मतलब बढ़िया एक एयरपोर्ट हो प्रदेश में। क्योंकि कांगड़ा भी, जैसे कांगड़ा का यहाँ पे प्रपोजल दिया है कि यहाँ पे इसी को एक्सपेंड किया जाएगा, तो ये चीज़ें जल्दी होनी चाहिए। रोड कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए, टनल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि डिज़ास्टर्स ना हो। जिस तरह से स्लाइडिंग होती है, कटिंग कर दी जाती है 90 डिग्री पे रोड्स की, वो नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टनल्स यहाँ पे, जो कि सिचुएशन है पूरी स्टेट के, जिसके ऊपर विचार किया जा रहा है। ओवर क्राउडेड चीज़ों को, जैसे शिमला ओवर क्राउडेड है तो वहाँ से भी कुछ दफ्तरों को आगे पीछे करना चाहिए, ठीक है ना जी। कहीं चाहे धर्मशाला किए जाएँ वो ऑफिसेस, ताकि वैसा क्राउडेड ना रहे चीज़ें। आशीष शर्मा भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, ये हमें पता चला है जी। और हिमाचल में जब हम बात करते हैं, ज़्यादातर जो यात्राएं चलती है वो उन स्थानों के लिए है जो भोलेनाथ के स्थान है, चाहे वो मणिमहेश हो, चाहे किन्नर कैलाश हो, या कोई भी। उन यात्राओं में अभी तक देखते हैं हम तो कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट की कमी जो है वो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आज तक नज़र आई है। चाहे भाजपा की सरकार रही हो उस समय भी, कांग्रेस की सरकार है इस समय भी, आज तक वो प्रॉपरली मैनेज हो ही नहीं पाई। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि उन यात्राओं के लिए क्या ऐसा किया जाए कि उनको प्रॉपर मैनेज किया जाए और सही? देखिए, मैं अपना विचार रख रहा हूँ इसमें, आपका कोई आप ये सोचे कि बाकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, वहाँ क्षेत्र लोकल लोगों के क्षेत्र की वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं ना तो बाबा मणिमहेश जा पाया हूँ और ना किन्नर कैलाश जा पाया हूँ। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि यात्राएं एक तो ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए। सरकार को प्रॉपरली जारी के ये गाइडलाइंस जारी की जानी चाहिए सरकार द्वारा कि अगर 5,000 या 10,000 लोगों ने दर्शन करने हैं तो वो स्पेसिफाई हुआ जाना चाहिए कि ये इतने ही लोगों वहाँ पे जाएं। अगर अगले वर्ष वो यात्रा है तो पिछले वर्ष उनके टोकन्स जो हैं वो जारी कर दिए जाना चाहिए। अब आपने देखा ही है जिस तरह से आपदाएं आई हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं चलो क्योंकि ये सब चीज़ें तो ईश्वर के हाथ की चीज़ें हैं। अब क्या देवी देवता रुष्ट हैं, क्या चीज़ें चली हैं वो ईश्वर जाने, लेकिन इन स्थानों पे मैं समझता हूँ कि लोगों, सरकार को भी कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। प्रॉपर पिछले वर्ष अगले वर्ष की तैयारी होनी चाहिए कि हमने जो है इतने टोकन्स जारी करने हैं, भाई जिसका नंबर नहीं पड़ा वो अगले साल करे। ओके, यहाँ से मैं थोड़ा सा बदलूंगा यहाँ पे टॉपिक। अब तक जो भी थी हमारी राजनीति की बातें हो रही थी, ये सब हो रहा था, लेकिन आज अगर मैं बात करूँ, एक चीज़ जो है जिसके बारे में ना भाजपा बात करती है, ना कांग्रेस बात करती है, ना कोई दूसरी पार्टी बात करती है, वो कला, आर्ट। वो चाहे पेंटिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट हो, खासकर फिल्म मेकिंग और टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए आपने अगर ये बात कही है तो ज़रूर इस बात को रखेंगे। और जो आर्ट है, चाहे वो कांगड़ा आर्ट है, यहाँ की जो हमने देखा है, तो ये सब चीज़ें तो समय के साथ आगे बढ़नी चाहिए और पुरानी चीज़ों को लेके आगे बढ़नी चाहिए। और देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये आने वाले समय में एग्जीबिशंस लगने चाहिए इनके। और जैसे धर्मशाला एक टूरिस्ट प्लेस है, मनाली है, शिमला है, अब मनाली में रूरिक गैलरी है,
यहाँ पे भी शोभा सिंह की पेंटिंग्स काफ़ी फेमस हैं, कांगड़ा जैसे वो गद्दन पेंटिंग है, और भी हैं। तो ये आर्ट्स तो देखिए, ये तो जिसे कहते हैं कि उस जहाँ का भी जो क्षेत्र है वहाँ की जो आर्ट है वो तो वहाँ की जिसे कहते हैं कि एक वो जान है ना, वो तो प्रिजर्व करना और उसको आगे लेके जाना वो हम सब का ही दायित्व है। इस पे तो फिर भी काम होता है। हाँ। लेकिन जैसे जो कलाकार है, जैसे एक्टर्स हैं, हाँ। सिंगर्स हैं, जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, उनको लेके ज़्यादा कुछ है नहीं, उसके लिए देखिए करना चाहिए, मैं समझता हूँ करना चाहिए। लोकल जो हमारे चाहे सिंगर्स हैं या जो भी जिस तरह के भी कलाकार हैं उनको मौका देना चाहिए, और सरकारें हालांकि करती हैं, प्रोत्साहन भी देती हैं, चाहे वो लोकल हमारे मेले हों, बड़े बड़े कार्यक्रम जो किए जाते हैं और उसमें उन लोगों को मौका भी मिलता है पार्टिसिपेट करने का। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसको और तेज़ गति दी जानी चाहिए। और आपने ये बात रखी है, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि मैं इस बात को ज़रूर आने वाले समय में मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इस बात को मजबूती के साथ उठाऊँ। मैं यही चाहूँगा कि आप जब भी विधानसभा में अगली बार सवाल करें तो आखिर एक सवाल जरूर कहीं ना कहीं उठाया जाए कि जो कलाकार हैं जी, उनके बारे में बात प्रदेश में बहुत कम होती है जी। मेले हो गए, ये हो गए, यहाँ तो फिर भी सही है, लेकिन बाकी जो कलाकार, आज बॉम्बे भरा पड़ा है एक्टर से हिमाचल के, लेकिन अगर कोई फेमस एक एक्टर हो जाता है तो उसका नाम ले लिया जाता है, लेकिन उसके अलावा जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है तो उनके बारे में कोई बात प्रदेश में नहीं होती। नहीं, आने वाले समय में ज़रूर इस बात को रखूँगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। मैं अपनी तरफ से आप हमीरपुर की जनता के लिए या हिमाचल की जनता के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हमीरपुर की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैसेज तो मैं यही दूंगा, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखा हमारा ज़िला है, और मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से आप जो आज मुझे भी यहाँ पे मैं बैठा हूँ विधायक के रूप में दूसरी बार, तो उन्हीं के आशीर्वाद से चुन के आया हूँ। और ठीक है, कई कमियाँ हो सकती हैं हम में भी, और लगे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता के बीच में रहते हैं, लगे भी हैं, काम जितना हो पाता है उतना करते हैं। हमीरपुर की जनता को मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में जो भी हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं उनको मजबूती के साथ उठाएंगे भी और वहाँ पे काम भी करवाएंगे जो होना है। हमीरपुर में ही जन्म लिया है हमने, वहीं पढ़े हैं, वहीं पूरा परिवार भी है, और आज भी अगर राजनीतिक क्षेत्र में तो वहीं पे दिन रात दौड़े हुए हैं, तो वहाँ की समस्याओं से भी अवगत हैं। तो मैं बस ये कहूँगा कि निराश ना होइए, आने वाला समय अच्छा ही होगा। धन्यवाद आशीष जी, हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल में आने के लिए और इस शो में आने के लिए। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम बात कर रहे थे आशीष शर्मा जी से, और जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, फिर एक इंडिपेंडेंट एमएलए, फिर भाजपा से एमएलए, और 3 साल हुए हैं। भविष्य कैसा रहेगा वो तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमें भविष्य में इस तरह के जो नौजवान नेता हमारे प्रदेश में आ रहे हैं वो हिमाचल की बागडोर अपने हाथ में संभालें और हिमाचल की डेवलपमेंट के लिए जो भी ज़रूरी हो वो करें। और इस तरह हम और भी लोगों से बात करते रहेंगे। और आपके पास अगर कोई भी सवाल है जो आप चाहते हैं कि हम हमारे पॉलिटिकल लीडर से पूछें आपकी तरफ से, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिएगा, और साथ के साथ हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं अजय के सकलानी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज़। नमस्कार।